Hello student, welcome to chemistry class. In today's chemistry class, we will revise surface chemistry. In last class, we revised the electrochemistry, and you have given taste of the electrochemistry also. And today we will see the surface chemistry. First of all, we will see the surface chemistry in a glass. What are the topics there and what we have to learn? How can we memorize at a glance? Okay. Now see here, surface chemistry. In surface chemistry, we study about the surface phenomena. All those phenomena which occur at the surface, or whether 2 to 3 layer within the surface. Only this. Okay. Now see here, this is the surface chemistry. Surface chemistry. Okay. And in surface chemistry, we will study about the adsorption, ओके। तो स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम वैलेंसी जो है 4 से ज़्यादा जो है नहीं हो सकती है उन सारे एलिमेंट की जो कि एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। जितने भी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं उनकी वैलेंसी जो है कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। ओके। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं और कुछ होते हैं कि जो नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन द फर्स्ट member of each group, in the first member of each group, in first member of each group has a small size and no and have no d orbital, have no d orbital. Okay, have no d orbital, have a unique tendency or unique tendency of forming p pi tendency of forming p pi multiple bond, ओके। तो ये जो एलिमेंट हैं इनकी साइज छोटी होने के कारण जो है कि ये इनके अंदर और वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण एक यूनिक टेंडेंसी होती है इनकी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। हैव यू नोटेड? ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। लीजिए, हट गए। वर्ड यहाँ पे जोड़ देंगे, इट्सेल्फ।
तो जितने भी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं तो वी नो दैट दे हैव वेरी स्मॉल साइज, दे हैव वेरी स्मॉल साइज एंड हैव नो वैकेंट d ऑर्बिटल, therefore they have tendency to form multiple bond itself. Okay, now we will see next property. Here are some examples. You can see examples: carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, nitrogen nitrogen double bond, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ओके, ये क्या है? देन कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. These are the multiple bond, tendency of forming multiple bond. In case of heavier metal, in case of heavier metals, there are d orbitals available. There are d orbitals available. So they form p pi, d pi and d pi bond. ओके, तो जितने हैवी मेटल होते जाएंगे जहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें इस तरह की बॉन्डिंग मिलेगी. अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन केस ऑफ NO3 माइनस, ओके, हियर इज p pi because both atoms have no d orbital, because both atoms have no d orbital. But in case of PO4 minus minus, okay, PO4 minus minus, there is p pi and d pi, or you can say d pi and p pi. This oxygen has P and this phosphorus has D. ओके, तो जितना भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ d ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे d पाई बॉन्डिंग हो सकती है. ठीक है, तो आज हमने ये जान लिया एक जनरल प्रॉपर्टी. जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में, हर पी ब्लॉक में हर जो है कि फर्स्ट मेंबर वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है. उस एनॉमलस बिहेवियर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमने देख लिया. वो सारी चीज़ें हम अगर सेपरेटली एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं फिर एनॉमलस बिहेवियर आता है, तो यही कारण है, यही चीज़ें हैं वहाँ पे. तो हमने एक पी ब्लॉक की पूरी जनरल स्टडी कर ली है. अब हम लोग जो है कि कल से एक एक ग्रुप को देखेंगे जिसमें हमको 13-14 पढ़ना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ओके, तो एडजॉर्प्शन में हमें पढ़ना है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है. इस एडजॉर्प्शन में हमें एक चीज़ पढ़नी है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. आइसो बार भी होता है मगर हमें आइसोथर्म में ही पढ़ना है केवल. और इसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है.
application of adsorption. Okay, application of adsorption. ओके, एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन पढ़ने। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कैटालिसिस। अगले पेज पे आते हैं। कैटालिसिस में क्या पढ़ना है? कैटालिसिस ये सब चीज़ें अगर डिलीट भी हैं तो भी हम लोग इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि कंपटीशन वगैरह में ये सब चीज़ें डिलीटेड नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट होमोजेनियस, सेकेंड हेट्रोजेनियस, ओके, सेल्फ सेलेक्टिव एंड एंजाइम्स, selective and here will be enzyme. ओके, अब यहाँ पे हम एंजाइम। तो इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं कैटालिसिस में। कैटलिस्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट कैटलिस्ट, those substance which can accelerate the rate of reaction only, but they do not participate or consume in the reaction में कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होमोजीनियस मीन्स यहाँ पे कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट, कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब इन सेम फेज, ये सभी सेम फेज में पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? सेम फेज में पाए जाते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट लिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सभी क्या है? इन डिफरेंट फेज, सब डिफरेंट फेज में होते हैं। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस में क्या है कि एक पर्टिकुलर, जैसे पेट्रोलियम में कुछ जियोलाइट्स यूज किए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप में वर्क करते हैं। जैसे हनी कॉम्ब लाइक होता है वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं जियोलाइट, वो हनी कॉम्ब की तरह से होता है। ठीक है, वो हनी कॉम्ब की तरह से होता है। आई बात समझे? तो ये शेप सेलेक्टिव जो कैटालिसिस होती है पर्टिकुलर शेप के लिए है। एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे। बायो कैटलिस्ट, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया इसको। हैव यू नोटेड? ओके, अब नेक्स्ट वी विल सी हियर द कोलाइड्स। What are colloids? Heterogeneous mixture, homogeneous appearance, ओके, होमोजीनियस अपीयरेंस, देखने में होमोजीनियस लगेगा लेकिन क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। आई बात समझ? अब इसमें जो है कि एक तरह का ये
सोल्यूशन ऐसा है जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्सन मीडियम, ओके। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये डिस्पर्स फेज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट होता है अगर सॉल्यूशन से तुलना करें, और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट होता है अगर तुलना करें तो, ठीक है। अब ये जो कोलाइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, और ये लिक्विड हीटिंग। ओके, इसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है वो आसानी से भूल जाते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। जबकि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आसानी से नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम गम प्लस वाटर को मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये मिल जाता है, लेकिन आयरन प्लस वाटर तो नॉर्मली नहीं मिलेंगे। नॉर्मली दे विल नॉट बी मिक्स्ड टुगेदर, ओके। Note down. Now colloid can be further classified into other colloid. Next classification is macromolecular. Second one is the micromolecular. And third one is associated. These are the three categories. एक मैक्रो यहाँ पे डिस्पर्स फेज इज लार्ज, dispersed phase is large molecule। यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज is small molecule। In associated colloid, in this type of colloid, molecule aggregate in colloidal range। A small molecule aggregate in colloidal range। colloidal range में एग्रीगेट हो जाते हैं। अब इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो प्रोटीन इन वाटर, ओके। नोट डाउन, प्रोटीन इन वाटर। सल्फर
सल्फर सॉल्ट जो होता है, सल्फर सॉल्ट, ये माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। और सोप इन वाटर, सोप इन वाटर ये एग्जाम्पल है एसोसिएटेड का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि कोलाइड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक डिफरेंट वेज में था। ये बेस्ड ऑन द साइज ऑफ based on the size, based on the साइज के ऊपर आधारित था। इसके पहले हमने जो देखा था वो इंट्रैक्शन के आधार पे था कि किस प्रकार का इंट्रैक्शन होता है सॉलिड और दो फेजेस के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन होता है, उस बेस पे हमने देखा था। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, ये इसका बेस है साइज। माइक्रो मॉलिक्यूलर बेस, डिस्पर्स फेज लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे प्रोटीन इन वाटर। माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल रेंज में आते हैं। तो डिस्पर्स फेज यहाँ पे वेरी स्मॉल है। सल्फर सॉल्ट एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सल्फर सॉल्ट। ओके, ये हम सल्फर सॉल्ट ले सकते हैं। और एसोसिएटेड में क्या होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन में कोलाइडल सॉल्यूशन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इसमें क्या नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, मतलब नॉर्मल अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि अगर सोप है, एक स्मॉल अमाउंट में हमने सोप को ऐड किया वाटर के अंदर, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब हम अमाउंट इसका बढ़ाएंगे सोप का, तो वहाँ पे एसोसिएशन होगा। एक नॉर्मल सॉल्यूशन जो वाटर और सोप का होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से होता है। और जो है कि जैसे अमाउंट क्रिटिकल सॉल्यूशन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने लगते हैं और कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है हमारा एसोसिएटेड होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के कोलाइडल रेंज में आते हैं, जैसे सोप। ओके, इसमें मीसेल फॉर्मेशन होता है, मीसेल्स फॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या होता है, मीसेल्स फॉर्मेशन। आई बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, हैव यू नोटेड? ओके, नाउ we will see emulsion. Emulsion, what is emulsion? Emulsion क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं emulsion। ओके, इमल्सन क्या होता है? इमल्सन लिक्विड कोलाइड। इसका मतलब हुआ कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये दोनों ही कोलाइड लिक्विड के फॉर्म में, दोनों क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। और इसमें भी दो तरह से इमल्सन होता है, एक वाटर इन ऑयल और एक ऑयल इन वाटर। दो तरह के इमल्सन होते हैं। ओके,
वाटर इन ऑयल क्रीम वगैरह होती है। ऑयल इन वाटर मिल्क हमारा हो जाएगा। ये हमारे जो है कि टाइप ऑफ इमल्सन होते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, इसमें थोड़ा सा पहले हम जो टर्म्स हैं, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो उसे हम फिर से बता सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है कि क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा, वाई डू फिजीज ऑप्शन, why do physics option why do physics option okay, why do physics option decreases with why do physics option decreases with increasing temperature? ओके, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ साथ क्यों जो है कि ये हमारा फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करता है। 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगर हमारे रिटेन एग्जाम होते हैं तो वी आर रेडी। ओके, तो व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या होगा कि जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है, ये यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। इस सरफेस पे जब फिजिक्स ऑप्शन होता है किसी चीज़ का, तो एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे एडजॉर्बेट और प्लस एडजॉर्बेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप करता है और यहाँ होता है एडजॉर्प्शन, यहाँ होता है एडजॉर्प्शन। अब ये जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है, अब ये हमारा मिल करके एडजॉर्प्शन का प्रोसेस पूरा करेंगे। यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। अब ये जो हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। यहाँ पे जो इस सरफेस और इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है? वीक वंडरवाल फोर्स। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो उस इंक्रीज टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अलग हो जाएंगे। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अलग हो जाएंगे। आई बात समझे? एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। आई बात समझे? तो इसलिए जो है कि जब हम एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ऊपर से टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे अगर, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब हो गया कि ये दोनों सेपरेट हो गए। और इन दोनों एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का सेपरेट होना क्या हो गया? डिसॉर्प्शन हो गया एक तरह से। यहाँ पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस घट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
which is asked in the year. Next question is distinguish between the meaning of term. Distinguish between the meaning of the term, meaning of the terms adsorption and absorption. इन दोनों के टर्म को डिफाइन करना है। इन दोनों के टर्म को क्या करना है? डिफाइन करना है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हमें डिफाइन करना है। तो कल फिर इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, आप लोग इसको डिफाइन करके आइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।